अगेन ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने काम में लगे हुए होंगे। बाकी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और स्पेशली आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता है, जिनके नक्शे कदम पर हर कोई चलना चाहता है और उनकी हर एक लाइन में करेज, सिंप्लिसिटी और जो कहीं न कहीं ऑनेस्टी अ, वो चीज़ें दिखती हैं उनकी हर एक लाइन में। और उनके पूरे जीवन को हम उठा के देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं, राइट? तो उन शख्सियत का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अ, नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे और कुछ उनके कामों से मैं आज आप सभी को वाकिफ़ करवाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ उनके बारे में पता होगा और जो नहीं पता होगा, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उन शख्सियत के बारे में, राइट? यकीन मानिए अ, इस शख्स के बारे में जितना हम एक्सप्लेनेशन करें, उतना कम है। ये सेशन तो क्या एक्सप्लेनेशन करेगा उस शख्स के बारे में, राइट? यकीन मानिए अ जितना मतलब उनके बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में, उनके करेज के बारे में, उनके हार्ड वर्क के बारे में और उनकी ऑनेस्टी के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, जितना हम एक्सप्लेन करें उतना कम है, वैसे तो। बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपको डिलीवर की जाएँ अ, उस शख्सियत की, उस पर्सनैलिटी की, जिससे हम उनकी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करके और हमारे जीवन में उनको पालन करके हमारे जीवन में उतार करके कुछ चीज़ें हम भी अचीव कर सकें, राइट? तो आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार, जानदार मॉर्निंग सेशन के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को लेकर के। अगेन मैं चैट बॉक्स के ज़रिए आप सभी से जानना चाहूँगा कि आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? ओके, ओके, ओके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं उनकी बायोग्राफी की तरफ। इन शख्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एक नॉर्मल पुअर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे जब इनका जन्म हुआ। एक गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ और उसके बाद में एक गरीब फैमिली, एक पुअर फैमिली में जन्म लेने से लेकर के भारत रत्न अचीव करने तक की पूरी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से वहाँ से उठ कर के वो कैसे भारत के राष्ट्रपति बने और क्यों उन्हें मिसाइल मैन मानने लगा, मतलब पूरा इंडिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानने लगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को डिलीवर करने वाला हूँ और थोड़ा मुझे नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अ, उनके जो काम थे, रियली में इतने टफ थे कि हम उनको याद नहीं रख सकते। हमारे माइंड में वो कैपेसिटी नहीं है कि उन्होंने जो जो काम किए, इतने तगड़े-तगड़े दिग्गज-दिग्गज जो उन्होंने काम किए, यकीन मानिए उन सभी को हमारे माइंड में याद रख पाना बहुत मुश्किल है, राइट? तो नोट्स के सहारे मैं आपको कुछ चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 1931 में हुआ और इनकी डेथ 27 जुलाई 2015 में हुई थी, राइट? और ये एक इंडियन साइंटिस्ट और एक पॉलिटिशियन भी रहे। न्यूक्लियर मिसाइल मैन और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया और सन 2002 से 2007 तक भारत के ये राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कलाम ने भारत के आर्थिक विकास को लेकर के एक 20 साल का एक्शन प्लान भी इंडियन गवर्नमेंट को दिया, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में इन्होंने किया। डॉक्टर कलाम ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से उनकी ऑटो बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है, जो उन्होंने 1999 में लिखी थी, राइट? उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, उनमें से देश के सबसे बड़े सम्मानीय पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड भी शामिल हैं, राइट? उनकी
नेशन सिविलियन प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में योगदान की वजह से उनको मिसाइल मैन के नाम से भी अ, मानने लगा ये देश और उनको जानने लगा। और इसके अलावा कि वहाँ से उनकी ख्याति मतलब एक अलग लेवल की हो गई थी। और 1998 पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया का हीरो कहा जाने लगा, राइट? अब डिटेल में हम बायोग्राफी को समझते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना और किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी आप लर्न करने की कोशिश करना, राइट? मैं डिटेल में एक-एक चीज़ इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका किस तरह से कहाँ कैसे जन्म हुआ और किस तरह से इन्होंने अपने जो करियर में क्या-क्या पड़ाव झेले इन्होंने और कैसे-कैसे चीज़ें और कितनी असफलताएँ कि कितनी सफलताएँ इन्होंने अपने करियर के अंदर झेली, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में एक तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता एक बोट ओनर, नाव चलाने वाले नाविक थे और उनकी जो कि एक मस्जिद में इमाम भी थे। उनका नाम जैनुल अब्दीन था, राइट? और ऐसे शख्स के बारे में तो ऐसे शख्स की बायोग्राफी पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अ, जिससे हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके कि हम भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, राइट? उनकी माता का नाम आशियामा था, जो एक हाउसवाइफ थी, जो घर के काम-काज करती थी, राइट? डॉक्टर कलाम 5 भाई-बहन थे और वो सबसे छोटे थे, राइट? डॉक्टर कलाम अपनी फैमिली के बहुत करीब थे, उनका बहुत ख़्याल रखते थे और स्पेशली वो बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा समाजवादी होने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग्स रखने की वज़ह से, बहुत ज़्यादा देशभक्त होने की वज़ह से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उन्होंने शादी भी नहीं की। ये एक इंसान के लिए सबसे बड़ा त्याग होता है, राइट? कि शादी ना करना और स्पेशली देश के लिए, है ना? एक तो होता है शादी ना होना, एक होता है शादी ना करना, दोनों में फ़र्क होता है, राइट? सोच के देखिए इतने बड़े शख्स होने के बाद में भी उन्होंने शादी नहीं की, कितना बड़ा त्याग, राइट? देश के लिए देशभक्ति में मतलब लीन होने की वजह से उन्होंने किया, राइट? कि अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, देश के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का माइंडसेट उनका रहा होगा, राइट? यहाँ पर हमारे सामने छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे-मोटे चैलेंजेज़ आते हैं, हम उनसे घबराने लग जाते हैं या छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम बिखर जाते हैं। सोच के देखिए एक गरीब फैमिली से गरीब फैमिली में पैदा हुआ बच्चा जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कम उम्र के अंदर न्यूज़पेपर बाँटने का काम स्टार्ट कर दिया। सुबह जल्दी उठ कर के वो न्यूज़पेपर बाँटा करते थे, अपने परिवार का और अपना खर्चा-पानी चलाने के लिए, राइट? और उसके बाद में जब वो स्कूलिंग की तरफ गए, जब वो स्कूल में पढ़ने लगे, तो ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट वो नहीं थे स्टार्टिंग में, एक एवरेज स्टूडेंट वो थे। स्कूल में उनके एवरेज मार्क्स आते थे। लेकिन मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट था। उसके बाद में उसके बाद में उन्होंने अपना स्कूलिंग के बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए दाखिला लिया और कॉलेज 3rd ईयर में उन्होंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। कॉलेज 3rd ईयर के अंदर उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसके लिए बहुत कम समय दिया और वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था, राइट? वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था कॉलेज के अंदर और जो उन्होंने मतलब कम समय के अंदर भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके दिया, जिससे कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद में उन्हें अ, टेक्नोलॉजी मतलब एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास का एक इंस्टीट्यूट था, उसमें भेज दिया गया, राइट? तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक सीखने की, जानने की एक प्रबल इच्छा थी, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि अपन बात करें तो डॉक्टर कलाम के जो पूर्वज थे, उनके अच्छे खासे बिज़नेसेज़ थे, अच्छी खासी ज़मीनें थी। लेकिन उनके जन्म से पहले 1920 के दशक में दुर्भाग्यवश उनके सारे बिज़नेसेस कोलैप्स हो गए और वो बहुत सारे कर्ज़े में आ गए, जिसकी वज़ह से उनको एक मतलब गरीबी वाली
ज़िंदगी में मतलब जन्म लेना पड़ा, एक ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ा, राइट? या उनका जन्म हुआ, ये बोल सकते हैं। एंड कलाम स्कूल में एक औसत दर्जे के स्टूडेंट थे, लेकिन टीचर उन्हें एक ब्राइट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मानते थे, जो कि बहुत कुछ सीखना चाहते थे। और इसके बाद में फिजिक्स से सेंट जोसेफ कॉलेज में अ, उन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और 1955 में एयर स्पेस इंजीनियरिंग करने मद्रास वो चले गए। कॉलेज थर्ड ईयर में उन्हें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट डिजाइन करने का मौका मिला, जिसमें उनको बहुत कम वक्त दिया गया और उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक कम समय में ही उसे डिजाइन किया, जिससे उनके टीचर उनसे बहुत प्रभावित हुए। कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने मतलब बहुत ताबड़तोड़ मेहनत की और वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे और बहुत अच्छे से उन्होंने उसके लिए तैयारी की और हज़ारों स्टूडेंट्स ने उसमें एग्ज़ाम दिया और उनकी 9th रैंक आई और 9th रैंक आने के बाद में तो आपको पता है कि फिर सिलेक्शन पक्का है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। उसमें केवल 8th अ, प्लेस ही खाली थे, 8 जगह ही उसमें खाली थी और उनकी 9th रैंक होने की वजह से वो पायलट नहीं बन पाए, राइट? सोच के देखिए कि एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसने दिन-रात पढ़ाई की हो पायलट बनने के लिए और उसके बाद में 9th रैंक आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन ना हो पाए, राइट? तो इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए? लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी। उसके बाद में 1958 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट के लिए वो जॉइन किया कि क्योंकि वो जो इंडिया की जो एयरोनॉटिकल लाइन थी, जो एयरलाइंस थी, जो भी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो चीज़ आती थी, उसको वो डेवलप करना चाहते थे, राइट? जो भी एरोस्पेस था, उसको वो डेवलप करना चाहते थे। उसकी वजह से उन्होंने डीआरडीओ जॉइन किया। लेकिन वहाँ पे वो सेल्फ डिपेंड तरीके से सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे बोलें तो खुश नहीं थे, राइट? जो वो करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे डीआरडीओ के अंदर। और उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में उनको इसरो में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें करने लगे, जो वो चाहते थे। उनको वो मौका दिया गया, वो जो चाहते थे। उनके टैलेंट की वजह से, अ, उनके अंदर जो तकनीकी जो ज्ञान था, उसकी वजह से, राइट? जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं कि ऐसे भी एयरक्राफ्ट्स डिज़ाइन हो सकते हैं, ऐसी भी मिसाइलें डिज़ाइन हो सकती हैं, ऐसे भी वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसी वो सोच रखते थे और ऐसे विचार वो अपने प्रोफ़ेसर्स के सामने, अपने साइंटिस्ट के सामने वो रखते थे और मैक्सिमम केसेज़ में ये होता था कि उनकी बात को अस्वीकार कर दिया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। सब उनको बोलते थे ये पागलों वाली बातें हैं। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ये सब असंभव है और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत सारी सुविधाएँ चाहिए होंगी। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कम खर्चे के अंदर बहुत कुछ करके दिखाना है एयर स्पेस के अंदर, राइट? एयरोस्पेस के अंदर बहुत कुछ करके दिखाना है, एयरोनॉटिकल के अंदर बहुत कुछ करके दिखाना है, ये उन्होंने ठान लिया था, राइट? 1960 में उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में काम किया, जिसमें उनके साथ फेमस स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, आपने नाम सुना होगा, वो भी उनके साथ में थे वहाँ पर, राइट? अ, वो भी उनके साथ में थे और 1965 में नासा विज़िट करने का मौका मिला। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मतलब ये इंटरेस्ट वाली चीज़ है कि एक बार इनको नासा विज़िट करने के लिए ले जाया गया और वहाँ पर वो आइडियाज़ को चुरा के लेके आ गए, राइट? एंड मतलब आइडियाज़ को ऐसे नहीं कि उनके कोई पोथी पन्ने, कागज़ वगैरह चुरा के लेके आ गए, लेकिन बाद में नासा वाले बहुत पछताए जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अ, वो चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन कर दी थी, राइट? अ, वो मतलब अमेरिका में नासा है, ये आपको पता है, जो सबसे बड़ी
स्पेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो स्पेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और मतलब सबसे पावरफुल है बोलें तो, राइट? वो विज़िट करने का मौका मिला डॉक्टर कलाम को और वहाँ पर बस देखने मात्र से उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया था कि यार ये चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन होने वाली हैं या इस तरह से होंगी। और देख कर के वो चीज़ें इंडिया आकर के उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन किया और उससे बेहतर चीज़ें डिज़ाइन की कम खर्चे के अंदर, राइट? तो ये पावर है हमारे इंडिया के अंदर, ये पावर है हमारी इंडिया की नॉलेज का, राइट? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़, अमेरिका जैसे देश, बहुत सारे खर्चे के अंदर जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत कम खर्चे के अंदर डॉक्टर कलाम ने करके दिखाया, राइट? एंड 1965 में नासा विज़िट के बाद उन्होंने डीआरडीओ के साथ में अ, रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद में 1969 में इसरो में उन्हें शिफ्ट किया गया और वहाँ पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वहाँ वो एसएलवी 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बने, बहुत कम उम्र के अंदर, राइट? फिर वहाँ उन्होंने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट इन नियर अर्थ को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया। यह भारत का सबसे बड़ा डिज़ाइन किया गया लॉन्चिंग वेपन था, राइट? कलाम ने अपनी खुद की टीम डिज़ाइन की 1970 में और पीएसएलवी रॉकेट का काम शुरू किया, इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया और एप्रॉक्स 23 इयर्स तक लगातार 23 साल तक इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया। सोच के देखिए पेशेंस लेवल एंड हम 2-3 महीने में हमें ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो हम हार मान लेते हैं, राइट? या हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं होता है 2, 4, 6 महीने के अंदर, तो हम वहाँ पे निराश हो जाते हैं। सोच के देखिए कि हर एक प्रोजेक्ट मतलब इतने सारे वो वर्क सँभाल रहे थे ऑलरेडी, लेकिन इन्होंने उन सारे ज़िम्मेदारियों के अलावा खुद ने एक अलग से ज़िम्मेदारी ली और कुछ इंजीनियर्स की टीम खुद ने गठित की, खुद के लेवल पर और जो अ, भारतीय रडार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, भारतीय सूचनाओं के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, वो रॉकेट डिज़ाइन करना, राइट? अ, वो उसके लिए उन्होंने 1970 में वो काम स्टार्ट किया और 23 साल लगातार मेहनत किया, 23 इयर्स लगातार मेहनत किया और 93 में उसको लॉन्च किया सफलतापूर्वक और पहले ही अटेम्प्ट में उसको सक्सेस कराया और सक्सेसफुली लॉन्च कराया, राइट? जो कि भारतीय रडार के लिए एक बेहद ज़रूरी अ, और बेहद कारगर ये साबित हुआ, राइट? तो सोच के देखिए कि एक नॉर्मल गरीब फैमिली से निकला हुआ बच्चा क्या कर सकता है, राइट? और एक एवरेज स्टूडेंट स्कूल के अंदर जो था, देश के लिए कितना कुछ किया एंड हमें हमारी तरफ देखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं आज इस टेक्नोलॉजी के युग में, राइट? जो उन्होंने मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी से हमें प्रेरित किया, हमें प्रेरणा दी इतनी सारी चीज़ों से, राइट? और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए, राइट? जैसे कि इसमें बताया और उनकी जो बायोग्राफी में है कि उनको नासा से आने के बाद में डीआरडीओ में नियुक्त किया, लेकिन वो वहाँ पर खुश नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने उनको इसरो में शिफ्ट किया और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर भी बनाया। वो काम बहुत बेहतर तरीके से वो निभा रहे थे, लेकिन उसके बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि यार हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। हम सूचनाओं के लिए, है ना? सूचना संप्रेषण के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो रडार और इन सारी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट थी जिस एनएसएलवी की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने खुद ने वो डिज़ाइन किया। खुद की टीम अलग से बना कर के अ, वो डिज़ाइन किया। सोच के देखिए और लगातार 23 साल उसके ऊपर काम किया और 23 इयर्स काम करने के बाद में पहले ही अटेम्प्ट में उसको सफलतापूर्वक लॉन्च कराया। जो कि इंडिया के लिए, भारत के लिए एक गौरवशाली बात थी। एंड उसके बाद में राजा रमन्ना ने कलाम को देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता है कि न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी देश के लिए आसान बात नहीं होती है।
और उस टाइम पे पहला न्यूक्लियर टेस्ट था और वो पूरा हुआ राजा रमन्ना के सानिध्य में। और आपको जानता है कोई भी किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहता, राइट? लेकिन इनका इतना कोई योगदान नहीं था उस न्यूक्लियर टेस्ट में, बट इनकी ख्याति देखो कि डॉक्टर कलाम को वहाँ पर उन्हें इन्विटेशन दिया गया न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर, राइट? जबकि डेवलपमेंट में उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं था। 1980 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डीआरडीओ के साथ एक पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप करके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया और डॉक्टर कलाम को इसे लीड करने के लिए बोला गया और 1983 में वो डीआरडीओ में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव वापस आ गए। सोच के देखिए कि जहां पर मतलब उनको एक नॉर्मल तवज्जो भी नहीं दी जा रही थी स्टार्टिंग में नॉर्मल तरीके से डीआरडीओ के अंदर, और वहां पर वही पर्सन बाद में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव बन करके आता है। इसको बोलते हैं रिवेंज। हम हमसे कोई मतलब कोई भी एक गलत तरीके से बात कर लेता है या हमारी कोई थोड़ी बेइज्जती कर देता है, राइट? तो हम वहाँ पर मतलब क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पर उसको बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन शख्सियत को देखिए कि डीआरडीओ में जो ये चाह रहे थे स्वतंत्र रूप से काम करना और वो सारी चीज़ें करना, इनकी वहाँ पे नहीं चलने दी गई स्टार्टिंग में, राइट? लेकिन कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद में एज चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर आए। एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर। और वो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था इंडिया का उस टाइम पे, उसको लीड करने का मौका उन्हें मिला और उनके हाथ में वो पूरी बागडोर सौंपी गई। एंड और इसमें स्पेशली ये जो प्रोग्राम था, इसमें 4 प्रोजेक्ट शामिल थे। जो 1980 में इनके हाथ में जिसकी बागडोर सौंपी गई। उसमें इन्होंने क्या-क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिनका नाम आप आज सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अलग-अलग माध्यम से, जिन मिसाइल्स के नाम आप सुनते हैं और जिसकी वजह से हम गर्व करते हैं कि हम इंडिया वाले हैं, राइट? अ, आपने नाम सुना होगा पृथ्वी मिसाइल का, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। अ, वो इसी प्रोग्राम के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के दौरान डिज़ाइन की गई, बनाई गई, राइट? जिससे पहले मतलब विदेश जो भी विदेशी जो भी ताकतें थी, वो बहुत ज़्यादा हावी रहती थी इंडिया के ऊपर, कभी भी इसको मतलब दबा दिया जाता था और बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ तक कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, यही हमें कई बार न्यूक्लियर धमकी दे चुका था, राइट? अ, तो सोच के देखिए कि ऐसे युग के दौरान अ, एक साहस जुटाना और उसके बाद में उसको सफलतापूर्वक करना, राइट? कितना मुश्किल होता है और बहुत कम खर्चे के अंदर, जहाँ पे मतलब इंडिया, ये भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था क्योंकि अ, अंग्रेज मतलब सारा लूट-लाट के जा चुके थे। सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। तो उसके बाद में देश को एक सही दिशा में लेकर के आना और इतनी अ ताकतवर चीज़ों का निर्माण करना, इतना आसान नहीं होता है उन परिस्थितियों में, राइट? तो वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई। इस प्रोग्राम में इन्होंने 4 प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया, जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिसका नाम पृथ्वी था, एक सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम त्रिशूल था और उसके बाद में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम आकाश, अ, जिनके ऊपर आज हम गर्व करते हैं कि ये मिसाइलें आज हमारे पास में हैं, वो सब उन्हीं की देन है, राइट? थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, जो एनएजी के नाम से जानी जाती है, जो समुद्र में वार कर सकती है, राइट? समुद्री टैंक्स पर जो वार कर सकती है, वो सब उन्हीं की देन थी, राइट? डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में प्रोजेक्ट आईजीएमडीपी भी सफल रहा। ये भी एक बहुत कारगर साबित हुआ है इंडिया के लिए और 1998 में अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया और जिसके लिए मतलब उन्हें कई बार बेइज़्ज़ती का भी सामना करना पड़ा और यानी उनके मतलब 2-3 बार जब वो असफल हुए मिसाइल लॉन्च करने को लेकर के, उस टाइम पे मतलब उनके मीम्स छपने लगे न्यूज़पेपर्स में कि यहाँ पे तो
देश भुखमरी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इनको मिसाइल लॉन्च करने की पड़ी है मतलब और पहली बार जब मतलब लॉन्च किया उसमें वो असफल रहे और उसके बाद में दूसरी बार उन्होंने लॉन्च किया, उसमें भी वो असफल रहे। उसके बाद में वो बहुत सारे मीम्स हर जगह पर न्यूज़पेपर्स में उनकी ट्रोलिंग होने लगी बुरी तरह से, राइट? लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद में वो मिसाइल भी उन्होंने लॉन्च की, राइट? और जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, राइट? अ, उसके बाद में अ, 1992 में उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 99 में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भारत सरकार ने डॉक्टर कलाम को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया। आप फ़ील करके देखिए कि एक पुअर फैमिली से आने वाला बच्चा, एक गरीब फैमिली से आने वाला बच्चा, जो अपने खर्चे चलाने के लिए न्यूज़पेपर बाँटा करता था सुबह जल्दी उठ करके और एक टाइम पर उसको नियुक्त किया गया उम, मेन साइंटिस्ट सलाहकार के तौर पे, एडवाइज़र के तौर पर, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उसको नियुक्त किया जाए, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उसको नियुक्त किया जाए। सोच के देखिए क्या करेज रहा होगा। एक गरीब फैमिली से आने वाला बच्चा, उसको कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया, राइट? 1998 में डॉक्टर कलाम ने पोखरण 2 की सफलता में अहम रोल प्ले किया, जिसके बाद में उन्हें नेशनल हीरो माना जाने लगा। जिसकी वजह से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को पूर्ण रूप से न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया एंड उससे पहले भारत के पास में कोई परमाणु शक्ति नहीं थी। कोई भी न्यूक्लियर ये शक्तियाँ नहीं थी, पावर्स नहीं थी। लेकिन इस शख्स की वजह से, इन शख्सियत की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की वजह से हमें न्यूक्लियर पावर मिली, राइट? और वो हमने सफलतापूर्वक बनाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की वजह से, राइट? और सोच के देखिए देश के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। एक नॉर्मल बच्चा, एक गरीब फैमिली से आने वाला बच्चा, सोच के देखिए देश को कहाँ तक पहुँचा दिया। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें कहाँ पहुँचा देगी, हमें क्या-क्या सुविधाएँ देगी, राइट? हम सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें क्या-क्या दे सकता है। हम सोचते हैं कि अपलाइन हमें क्या-क्या दे सकती है। हम सोचते हैं कि टीम हमें क्या-क्या दे सकती है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें क्या देना चाहिए। यकीन मानिए जब आप ये ठान लेंगे कि मुझे मेरी टीम के लिए बहुत कुछ देना है। मुझे मेरी अप्लायंस के लिए बहुत कुछ देना है। मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ देना है। मुझे इस प्रोजेक्ट को एक अलग लेवल पर लेके जाना है। मुझे अ, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आना है। मुझे हज़ारों लोगों के घरों में एक अच्छी इनकम पहुँचानी है। जब ये आप सोच लेंगे ना, यकीन मानिए आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी छोटे-मोटे चैलेंजेज़ हैं, जो भी फाइनेंशियली जो भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत छोटी रह जाएँगी, बहुत छोटी रह जाएँगी। यकीन मानिए जो भी हमारे मतलब किसी के 10, 20, 50 लाख रुपए की चैलेंजेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी के 1 से डेढ़ करोड़ के सपने, 2 करोड़, 5, 10 करोड़ के सपने हैं, वो बहुत छोटे रह जाएँगे, यकीन मानिए। जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, मुझे लोगों के लिए क्या करना है। जब आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि मुझे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, तब ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको ज़िंदगी में नज़र आ रही है ना, ये बहुत छोटी रह जाएँगी। सोच के देखिए कि एक नाव चलाने वाले का बच्चा, वो वहाँ से उठ कर के भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और भारत को इतना फ़ेम दिला सकता है, तो क्या हमारा कुछ फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम हमारे कंट्री के लिए कुछ करें, हम लोगों के लिए कुछ करें? और हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, राइट? हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और 1999 में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भारत सरकार ने डॉक्टर कलाम को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया और 1998 में इससे पहले डॉक्टर कलाम ने पोखरण 2 की सफलता में एक अहम रोल प्ले किया, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल हीरो भी
माना जाने लगा। यहाँ तक कि यहाँ तक ही नहीं, डॉक्टर कलाम ने 2020 तक विकसित भारत के लिए एक एक्शन प्लान गवर्नमेंट को दिया। एक एक्शन प्लान गवर्नमेंट को दिया। अ, उसमें न्यूक्लियर एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब कृषि संबंधित डेवलपमेंट, इसके अलावा टेक्नोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट और न्यूक्लियर इम्प्रूवमेंट। इन चीज़ों को केंद्रित रखते हुए एक एक्शन प्लान दिया, विकसित भारत का सपना देख करके कि 2020 तक इंडिया को बहुत विकसित बनाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्शन प्लान दिया गवर्नमेंट के लिए। सन 2002 में एनडीए की गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आई, तो फिर उन्हें राष्ट्रपति अ, वहाँ पर चुना गया और वो भी भारी मतों के साथ में। वो भी भारी मतों के साथ में एक अच्छी अ, वोटिंग पावर के साथ में उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। और सन 2002 से सन 2007 तक राष्ट्रपति वो रहे, जिसमें उन्होंने भारी मतों से लक्ष्मी सहगल, जिसका नाम चलता था उस टाइम पे, उनको भारी मतों से हराया। राइट? ये पावर होती है हार्ड वर्क की, राइट? जो मतलब सोने के चम्मच लेके लेके जो लोग पैदा भी होते हैं ना, उनका भी कुछ नहीं होता, वो भी धरे के धरे रह जाते हैं। यदि आपके अंदर हार्ड वर्क है, उनको भी आप कॉम्पीट कर सकते हैं। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा। और जो भी सोने का चम्मच लेके जो लोग पैदा होते हैं, मतलब अच्छे घरानों में जो लोग पैदा होते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जन्म में केवल वो ही बेहतर रहेंगे, राइट? हाँ, वो अच्छे कर्म करेंगे तो और भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप उनको भी कॉम्पीट कर सकते हैं। हम और आप उनको भी अ, पीछे छोड़ सकते हैं हार्ड वर्क के दम पर, राइट? यदि हम अपने ऊपर काम करें तो। वो पहले साइंटिस्ट और पहले बैचलर थे जिन्हें गवर्नमेंट के अंदर, मतलब संसद के अंदर जगह मिली, राइट? सोच के देखिए, इसको बोलते हैं लीडर, कि जो करके दिखाता है पहले, राइट? वो पहले करके दिखाता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता कि कोई करके दिखाएगा फिर मैं करूँगा। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, कि जो पहले करके दिखाए कि हाँ, मैं करके दिखाएगा, उसके बाद में लोग इसको फ़ॉलो करेंगे, राइट? तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई करे ना करे, कोई किन्हीं चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहे, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट रहे, कैसे भी डिस्ट्रैक्ट रहे, कितना भी नेगेटिव करने का सोचे, लेकिन हमारे माइंड में वो प्लानिंग रहनी चाहिए कि मुझे वो करना है जो किसी से नहीं हुआ और जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। वो मैं करके दिखाऊँगा। वो आपके अंदर होना चाहिए, राइट? उसके बाद में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किए गए और नियुक्त हुए, उन्हें चुना गया। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न दिया गया। ऐसे वो तीसरे राष्ट्रपति थे। ऐसे वो तीसरे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। सोच के देखिए, इस चीज़ को फ़ील करके देखिए कि एक गरीब फ़ैमिली से आने वाला बच्चा, एक गरीब फ़ैमिली से आने वाला बच्चा न्यूज़पेपर बाँटने वाले काम से लेकर के भारत रत्न तक, भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय अवार्ड है, वो प्राप्त करने तक, सोच के देखिए क्या जर्नी रही होगी, क्या स्ट्रगल रहा होगा, क्या संघर्ष रहा होगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी, राइट? और हम हमारी ज़िंदगी में छोटे-मोटे चैलेंज से घबरा जाते हैं। हमें करेजियस रहना है, हमें साहसी रहना है। यकीन मानिए, अ, इस शख्सियत की कुछ चीज़ों को भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया हमारी लाइफ़ में, तो हम बहुत कुछ हो सकते हैं, हम बहुत कुछ हो सकते हैं, राइट? इसके बाद डॉक्टर कलाम ने बड़े-बड़े संस्थानों में एज़ ए स्पेशलिस्ट काम किया। इनमें आईआईएम जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और डॉक्टर कलाम ने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, अ, एक योजना, एक एक्शन प्लान लॉन्च किया, जो कि करप्शन
के खिलाफ था, जिसका मकसद था करप्शन को खत्म करना, कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ या खुद मैं क्या मूवमेंट ले सकता हूँ, राइट? ये इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, ये एक योजना, एक एक्शन प्लान इन्होंने चलाया, जो करप्शन को खत्म करने को लेकर के था, राइट? सोच के देखिए कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, एक नॉर्मल एक गरीब फैमिली से आने वाले बच्चे ने की। सोच के देखिए, हम और आप क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारी हमारी जो सिचुएशंस हैं, उनसे बदतर होंगी, राइट? सोच के देखिए कि उस टाइम पे तो सुविधाएँ भी नहीं थी। उस टाइम पे तो कोई सुविधाएँ भी नहीं थी एंड आपने उनकी स्टोरी सुनी हो तो वो रोड लाइट के उजाले में पढ़ा करते थे, राइट? रोड लाइट के उजाले में वो पढ़ा करते थे क्योंकि उनके पास में पर्याप्त ईंधन नहीं होता था, वो पर्याप्त केरोसिन नहीं होता था जिसकी वजह से वो रात भर अ, वो दिया जला सकें, राइट? इतना भी पर्याप्त केरोसिन उनके पास में नहीं रहा रहा करता था, जिसकी वजह से वो रोड लाइट पर जाकर के स्टडी किया करते थे। तो मतलब एक ही है, लगन होनी चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है, राइट? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। और सन 2015 27 जुलाई को वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। आईआईएम शिलांग में वो लेक्चर दे दे रहे थे और उस टाइम लेक्चर देते समय हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। सोच के देखिए मतलब कितना खूबसूरत जीवन था, राइट? और उनके मुँह से जो निकलने वाले अंतिम शब्द जो थे अ, फनी गाय आर यू डूइंग वेल? ये उनके लास्ट शब्द थे। उनके पास में जो शख्स थे, उनको ये बोले थे, लेकिन उनके मुँह से निकलने वाले लास्ट वर्ड। सोच के देखिए कि ऐसी महान शख्सियत, जिनके लास्ट शब्द भी कितने इम्पोर्टेंट हैं, राइट? कि उन्होंने उनके साथी को बोला कि, "शैतान भाई, क्या आप सही कर रहे हो या सही जा रहे हो?" राइट? एंड कितना अमेजिंग लाइफ इनका था। सोच के देखिए कि एक गरीब बच्चा मतलब जिनके पापा नाव चलाते थे और उठ कर के वहाँ से उठ कर के हम बात करें तो भारत रत्न और राष्ट्रपति, इसके अलावा मिसाइल मैन, नेशनल हीरो, सब कुछ वो बने, सब कुछ। और यकीन मानिए हम तो क्या हमारी आने वाली अ, जनरेशंस भी उन्हें नहीं भुला सकती। और कुछ ऐसा करते हैं ज़िंदगी में कि हमें भी याद रखा जाए। क्योंकि बोला जाता है कि 7 पीढ़ियों में 1 पीढ़ी ऐसी आती है जिसका नाम 7 पीढ़ियों तक याद रखा जाता है और याद उसी का रखा जाता है जो कुछ करके जाता है, राइट? और अ, अभी मौका है कुछ करने का, राइट? हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो मौका मिला कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं, राइट? और देखो ये दुनिया है ना? ये अलग-अलग परसेप्शन आपके लिए बनाएगी। सोच के देखिए इतने टैलेंटेड पर्सन के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत सारी जगह पर इन्होंने सैक्रिफाइस किए। इतने टैलेंट के होने के बावजूद भी तो हम तो क्या चीज़ हैं, राइट? तो ये नहीं कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा हो, कोई कुछ भी बोल रहा है एंड उसको शब्दों से नहीं, उसके उसको एक्शन से, अपनी सफलता से अ, उसको जवाब देना है, उसका रिवेंज लेना है, राइट? जिससे लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएँ और देखो आप अपना चरित्र खुद निर्माण करते हैं, आप अपना कैरेक्टर खुद बनाते हैं। ये आप कैसे हैं, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनना चाहते हैं, राइट? क्योंकि आपके शब्द, आपके एक्शंस ही अ, आपकी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं और यकीन मानिए मतलब छोटी-मोटी चैलेंजेज़, छोटी-मोटी बातों पे यदि हमने ध्यान दिया, तो हम ज़िंदगी में वो नहीं कर पाएँगे जो हम कर सकते हैं। हमारी सारी संभावनाओं का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। सारी संभावनाओं का क्या कि मतलब हम 10 से 20% संभावनाओं का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, जो हम कर सकते हैं। यकीन मानिए हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएँ छुपी हुई हैं और लास्ट सेशन में मैंने बताया भी था आपको कि हम पूरी ताकत से हम काम भी कर लें ना, तो भी हम हमारी सारी संभावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे।
इतना समय हमारे पास में नहीं है, इतना समय हमारे पास में नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम जितने डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, हम जितने डिसिप्लिन हो सकते हैं, हमें उतना डिसिप्लिन बनना है। एक्चुअल में इंसान के पास में इतना समय नहीं होता कि वो गलतियाँ करता रहे, वो मिस्टेक्स करता रहे, राइट? हमें कम से कम मिस्टेक्स करना है, एक बार मिस्टेक होने के बाद में उस पर दुखी नहीं होना है, खुश होकर के उसको सुधारना है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, ये मिस्टेक नहीं होगी और इतना मेहनत करना है, इतना हार्ड वर्क करना है, इतने अपने आप को अपने ऊपर इतना काम करना है कि लोग भी सोचें कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये तो असंभव था, राइट? जो लोगों की नज़र में असंभव प्रतीत हो, असंभव लगे, ऐसा हमें कुछ करके दिखाना है और सबसे अच्छी बात हमारे पास में एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम खर्चे-पानी साथ-साथ में चला सकते हैं, काम करते-करते, राइट? खुद के खर्चे-पानी आराम से हम मैनेज कर सकते हैं। सोच कर देखिए कि बाहर की किसी भी फ़ील्ड को हम चूज़ करें, चाहे हम साइंटिस्ट बनने की, चाहे हम पॉलिटिशियन बनने की, मतलब एक राजनेता बनने की, चाहे हम एक अच्छा क्रिकेटर बनने की, चाहे एक अच्छा फुटबॉलर बनने की, मतलब एक अच्छा एथलीट बनने की, चाहे हम कोई कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन हम चूज़ करें, तो वहाँ पर 8 से 10 साल बिना पैसे के क काम करना पड़ता है, राइट? बिना पैसे के रहना पड़ता है और जो मिल रहा है उसमें सैटिस्फाई रहना होता है। लेकिन हम सभी के पास में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम शुरुआत में काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे खर्चे-पानी हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि नेक्स्ट 5 से 10 साल हमने इस प्रोजेक्ट पर डट कर के हमने काम किया, तो हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में ये ताकत है कि कोई भी इंसान 1 से डेढ़ साल अच्छे से काम करे तो यहाँ पर 1 से डेढ़ करोड़ की अर्निंग कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। बेसिक चीज़ मतलब जो उस टाइम पे लोगों ने हार्ड वर्क करके दिन-रात एक करके शून्य से शिखर तक पहुँचने के बाद में जितना नहीं कमाया, उतना आप यहाँ पे 2 से 3 साल में आप कमा सकते हैं, राइट? वो लग्ज़री ज़िंदगी आप जी सकते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि जब वो राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम पे अ, उनकी फैमिली को एक बार जो गवर्नमेंट व्हीकल उनको मिलता था, उससे ट्रिप कराया, राइट? लेकिन जैसे ही उनको पता चला, तो उन्होंने खुद से वो अ, उनका जो भी पैसा बना वो उन्होंने पे किया। ये उनकी ऑनेस्टी को दर्शाता है, राइट? कि गवर्नमेंट मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के अ, पैसे का यूज़ नहीं किया, राइट? चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, राइट? जब हम एक अच्छी स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करनी है, हमें ऑनेस्टी हमारे अंदर रखनी है, राइट? जैसे कि अ, टीम का पैसा हमारे पास में आता है, राइट? टर्नओवर इकट्ठा होता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत सारा टर्नओवर इकट्ठा होता है। लेकिन अ, टीम का पैसा है, राइट? आईडी लगने के बाद में जो भी आपको इनकम आ रही है, वो आपकी है। वो आप अपने लेवल्स में यूज़ करें, आप कुछ भी करें, राइट? लेकिन आईडी लगने से पहले आपको कोई भी ऐसा पैसा आपको यूज़ नहीं करना है, राइट? जैसा कि आपको पता है कि अपना सिस्टम कुछ टाइम से अपडेट पे है। लेकिन यकीन मानिए मतलब मैंने इधर-उधर से या फैमिली से जो भी अरेंज करके मैंने अपनी चीज़ें चलाई, चाहे वो मेरी ईएमआईज़ थी या चाहे मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे, राइट? वो मैंने अपने लेवल पे मैनेज किए एंड चाहा था तो मैं बहुत कुछ यूज़ कर सकता था क्योंकि मुझे का एक अच्छा खासा पैसा आने वाला है उस टर्नओवर से, राइट? एक अच्छा खासा, राइट? अ, एवरेज 15 टू 20 लाख के अप्रॉक्स मुझे आने वाला है। उसमें से मैं लाख 2-5 लाख रुपए यूज़ भी कर लेता तो मतलब कोई कुछ कहने वाले नहीं था, राइट? लेकिन एक ऑनेस्टी रहनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ, आईडी लगने के बाद में आ जाएगा, तब यूज़ कर लेंगे, उससे पहले यूज़ नहीं करेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में ये हमारे चरित्र को निर्माण करती हैं, ये हमारी वैल्यू बनाती हैं लोगों की नज़रों में, राइट? और जैसे हमारे एक्शन्स होते हैं, यकीन मानिए उसी हिसाब से हमारा चरित्र निर्धारित होता है और उसी हिसाब से लोग हमें जज करते हैं, राइट? बस ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अ, इन महान शख्सियत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के इस बायोग्राफ़ी से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे
और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे, अपनी ज़िंदगी को एक करेजफुल और एक विनम्रता वाली पोलाइटनेस वाली और एक ऑनेस्टी वाली लाइफ़ अपनी बनाएँगे डिज़ाइन करेंगे और ऐसा कुछ करके दिखाएँगे जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, राइट? और इसी उम्मीद के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी बातों को सुना, समझा और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में 4 चाँद लगाएँगे। थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइड यूबी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।